Good morning, everyone. Good morning. Welcome back to Ayurveda Scholars channel, non-stop solution for BMS second year. And आज हम पढ़ने जा रहे हैं the second part of chapter number first in अगत तंत्रा, जिसमें हम टॉक्सिकोलॉजी को कवर करेंगे। और किसको कवर करेंगे बच्चा पार्टी? हम कवर करेंगे आज वेनम को। आज हम कवर करेंगे पॉइजन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन इन मॉडर्न पर्सपेक्टिव। तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो है आज बन सके, क्या बन सके। वी हैव डॉक्टर सारुके हियर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सारुके इज हियर। तो आज हम जो है एक मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं कि कितने जो है प्लांट के पॉइजन जो है हमारी धरती पर पाए जाते हैं और कितने एनिमल्स के पॉइजन होते हैं जो हमारी धरती पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ड्रामेटिक वे में या थोड़े अच्छे वे में पढ़ेंगे ताकि क्या रहे, इंटरेस्टिंग रहे। ठीक है, अब जैसे आप थीम भी देख रहे होंगे कि हमें मॉडर्न फोरेंसिक साइंस भी पढ़ना है और साथ में एंशिएंट आयुर्वेदिक जो है उसको भी समझना है, क्योंकि जो प्लांट पॉइजन है, एनिमल पॉइजनिंग है, उनकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी वो हमें किस में लिखनी है, आयुर्वेद पोर्शन में भी लिखनी है, मॉडर्न पोर्शन में भी लिखनी है। तो आइए अभी इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि पॉइजन, वेनम और जो टॉक्सिन्स है, जो आप क्या होता है टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, तो उन टर्मिनोलॉजी जो है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉइजन की। ठीक है, देखो पॉइजन क्या होता है। पॉइजन का मतलब है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में जाके क्या करे, पॉइजनस इफेक्ट दे, जो प्रोड्यूस्ड होगा बाय द प्लांट, बाय द एनिमल्स एंड बाय द फंगाई। ठीक है, इनके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, वो क्या हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, नॉन एक्टिवली डिलीवर्ड टू प्रे या प्रेडिटर, कि ये खुद चल के हमारे पास नहीं आता, हम चल के इसके पास जाते हैं। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है वो? ये सिंपली बोल रहा है कि हम, तुम मेरे पास चल के आते हो, तुम मुझे खाते हो, या तो तुम मुझे इंजेस्टेड करते हो, या फिर तुम एब्जॉर्प्शन कर लेते हो, या फिर तुम इनहेल कर लेते हो, उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तो पॉइजन हमसे सीधे सीधे ये बोल रहा है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि एंटर्स क्या है, तो एंट्री होती है बाय द इंजेक्शन, जैसे कि कोई ने, ये जैसे कि जो है आपके खाने में ये है आ गया हो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे कि जो है आपने किसी भी तरीके का कोई अप्लाई किया हो, लाइक कोई ट्यूब अप्लाई करी हो, या फिर किसी तरीके का ऑयल अप्लाई करा हो, ठीक है, या फिर क्या हुआ, इनहेल कर लिया हो, तो उसकी वजह से जो पॉइजनिंग होगी, जो कैसी होगी, नॉन अग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होती है? नॉन अग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म होती है कि इस पे आपके ऊपर आतंक या आक्रमण नहीं होता है ना, कुछ आक्रमण वगैरह थोड़ी ना हो रहा है, सिंपली जो है आपने उसको खा लिया है, वो क्या हो जाएगा, पॉइजनिंग हो जाएगी। इसमें लेथेलिटी या सिम्टम्स क्या आता है कि इसकी जो लेथेलिटी होती है ना, वो अगर आप देखें तो लार्ज क्वांटिटी में होती है, मतलब इसमें जो है ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। जबकि बाकी वेनम और टॉक्सिन्स में देखें तो यहाँ पर ऑर्गन डैमेज जैसा नहीं होता है एज कम्पेयर टू पॉइजन, वहाँ पर पॉइजनिंग थोड़ी कम होती है। ठीक है, वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मशरूम्स वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे बहुत सारे मशरूम्स के होते हैं पॉइजनिंग इफेक्ट्स डालते हैं, तो वो हो जाएगा। या फिर पफर फिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर क्या हो जाएगी, पफर फिश हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पॉइजन हो जाएगा। अब वेनम की अगर मैं बात करूँ तो वेनम क्या होता है, आपने सुना होगा है ना, स्पाइडरमैन देखी है मूवी आपने आपने जो है वेनम मूवी भी देखी है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एनिमल है ना, जैसे अब स्पाइडरमैन में क्या होता था कि एक स्पाइडर उसको जो है बाइट कर जाती थी, इसकी वजह से उसके अंदर क्या था, स्पाइडरमैन वाली क्या थी, कैपेबिलिटी आ गई थी। तो ये भी इसी तरीके से कि ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय द एनिमल। इसमें प्लांट या फंगाई या बैक्टीरिया इनका कोई रोल नहीं होता, इसमें केवल एक एनिमल का रोल होता है। अब इसकी जो डिलीवरी होती है, एक्टिवली डिलीवर्ड या इंजेक्टेड इनटू द बॉडी थ्रू द बाइट एंड स्टिंग, मतलब यहाँ पर आप आराम से अपने पर्सनल स्पेस में बैठे हुए हो, क्या हो बच्चों, अपने पर्सनल स्पेस में बैठे हुए हो, कोई सांप या फिर किसी तरीके की मधुमक्खी या फिर किसी तरीके का क्या है, स्कॉर्पियो आपके बाइट कर जाए या फिर मधुमक्खी स्टिंग दे जाए, दैट इज वेनम। ठीक है, समझ रहे हो? तो वेनम क्या होता है, एक्टिवली डिलीवर्ड होता है। मैकेनिज्म क्या होती है, अग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो आपकी बॉडी में एंटर करती है, मतलब आपकी बॉडी जो है उसके पास आती है और आपके ऊपर क्या करती है, अटैक करती है। लिथेलिटी की बात करते हैं तो देखो इसमें स्मॉल इंजेक्टेड क्वांटिटी होती है। तो देखो अगर हम एग्जांपल लो, कोई मधुमक्खी है, वो काट के जाती है, तो वहां पर हल्की सी स्वेलिंग होती है, हल्की सी रेडनेस होती है, हल्का सा टिश्यू तो डैमेज होगा ही सही, और पेन होता है, जैसे कि स्नेक, स्पाइडर या फिर स्कॉर्पियन वगैरह जो हो गए, ये होते हैं वेनम के एग्जाम्पल। अब एक होता है टॉक्सिन। क्या होता है बच्चा पार्टी, ये होते हैं टॉक्सिन जो कॉज करते हैं डिजीज। क्या कॉज करते हैं, जो डिजीज कॉज करने का काम करते हैं। तो सिंपली अगर मैं देखूं तो पॉइजन क्या होता है कि जो प्लांट, एनिमल, फंगाई से प्राप्त हो, वेनम क्या होता है जो एनिमल से प्राप्त हो, टॉक्सिन्स क्या होता है जो बैक्टीरिया और वायरसेस से प्राप्त हो। ये भी सिंपली कि नॉन एक्टिवली डिलीवर्ड, ये भी इनहेल्ड, इंजेस्टेड या फिर क्या होते हैं, इंजेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये इनहेल्ड और इंजेस्टेड हो गए, बट वहां पर एब्जॉर्प्शन है, यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं है, यानी कि इंजेक्टेड भी हो सकते हैं। जैसे कि नीडल, जैसे अपन कितनी भी डिजीज पढ़ रहे हैं, अभी अपन रोग निदान में डिजीज पढ़ रहे हैं, तो अपन ने क्या देखा कि इन्फेक्टेड नीडल की वजह से भी क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है डिजीज का। तो दैट इज द थिंग कि यहाँ पर
पर वो यही बोल रहा है कि इंजेक्टेड हो जाते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो प्रे एंड ए होस्ट रिलेशन फॉर डिफेंस और अकोमोडेशन। यहाँ पर क्या होता है, साझा संबंध होता है किसका, एक डिफेंसर का और एक मतलब रिलेशन होता है होस्ट एंड प्रे के बीच में। अब देखो कोज स्पेसिफिक डिजीज रिलेटेड टू सिम्टम्स, जैसे कि टेटनस हो जाता है, जैसे कि ब्यूटिलिज्म हो जाएगा, तो ये सारे डिजीज क्या होगी, इनके बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। एंथ्रेक्स हो जाता है, एब्रिन हो जाएगा, तो तुम इसमें से टेटनस ब्यूटिलिज्म याद रख लोगे, दो भी याद रख लोगे ना तो भी क्या है, बहुत है। तो पॉइजन वेनम और टॉक्सिन्स में डिफरेंशिएशन क्या समझ आ गया, क्या है क्या नहीं, जो लिखना है कैसे लिखना है वो मैंने तुम्हें बता रखा है कि इसी तरीके की टेबल बना के आनी है, अगर एग्जाम में इसमें डिफरेंशिएशन पूछा जाता है और यही चीजें लिख के आनी है तुम्हें नंबर दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ठीक है। तो देखो मोड ऑफ एक्शन और नेचुरल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन करा है, जैसे कि कोरोसिव पॉइजन, इरिटेंट पॉइजन, न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन, कार्डियोटॉक्सिन पॉइजन और एस्फिक्सिएंट पॉइजन। क्या हो जाता है, एस्फिक्सिएंट पॉइजन हो जाता है, ठीक है। अब एक एक पॉइजन को उठाएंगे और एक एक पॉइजन को क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारी ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। तो ब्लैंक स्लाइड के ऊपर आज हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके ऊपर आती हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं बच्चों, है ना। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ये एडजस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बात करी है कि यहाँ पर आपके पास है कौन सा पॉइजन है, कोरोसिव पॉइजन है, यहाँ पर आपके पास है इरिटेंट पॉइजन, यहाँ पर आपके पास है न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन, ठीक है। क्या है, न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन हो जाएगा। देन आपके पास हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन के पास आपके पास हो जाएगा कार्डियोटॉक्सिन, हो जाएगा एस्फिक्सिएंट पॉइजन। तो क्या हो जाएगा, कार्डियोटॉक्सिन पॉइजन हो जाएगा और एक हो जाएगा एस्फिक्सियल पॉइजन, ठीक है। अब देखो ये जो टेबल मैं बना रही हूँ वो टेबल तुम्हें भी बनानी है, क्या करनी है, तुम्हें भी बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कोरोसिव पॉइजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। कोरोसिव पॉइजन आपकी बॉडी में जाके जलाने का काम करेगा, यानी कि ये कॉज करेगा इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग सेंसेशन। क्या करेगा, इन्फ्लामेशन और बर्निंग सेंसेशन देगा आपकी बॉडी में। तो जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो कौन देता है, हमारा कोरोसिव पॉइजन देता है। अब अगर मान लो बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो बर्निंग सेंसेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कि आपको वहां पर वुंड्स बन जाएंगे, ठीक है। वुंड्स बन जाएंगे इसका मतलब इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा इसका मतलब वहां पर बर्निंग सेंसेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन हो रही है इसका मतलब वहां पर अल्सरेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम जीआईटी की, तो अगर आप कोरोसिव पॉइजन जो है उसको इंटरनली लेंगे तो ये आपके जीआईटी में अल्सरेशन कोज करेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइजन पे, दैट इज इरिटेंट पॉइजन। अब इरिटेंट पॉइजन क्या होता है कि ये करता है इरिटेशन, क्या करता है, इरिटेशन करता है। तो अगर आप इसको इंटरनली यूज करोगे तो ये आपकी बॉडी में इरिटेशन करता है, और जब आपको कोई इरिटेट करता है तो आपको क्या होता है, आपको पेन होता है कि यार क्यों कर रहा है ये, है ना, क्यों कर रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, सोचो कि आप गर्मी में हो, बहुत भयंकर गर्मी है और आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो चुभते हैं, जैसे लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि शादियों में हम बढ़िया बन ठन के बिल्कुल अच्छे से गाउन्स वगैरह पहन के जाते हैं और वो चुभती है। तो वो जिस जगह पर चुभती है ना वहां पर हो जाता है इन्फ्लामेशन, वहां पर हो जाती है रेडनेस, वहां पर हो जाती है हल्की सी स्वेलिंग, है ना बच्चों, होती है, ऐसा कुछ होता है, सारी चीजें होती है, रेडनेस, ये सारी चीजें हो जाती है। तो वही चीज जो है ये वाले पॉइजन भी काउज करते हैं आपकी बॉडी में जाके। देन उसके बाद आ जाता है न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन। न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन को हम रखेंगे दो कैटेगरी में, वन इज सीएनएस एंड सेकंड इज पीएनएस, ठीक है। तो जो पीएनएस होता है उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, यानी कि पेरिफेरल पॉइजनिंग। और सीएनएस में क्या आ जाता है आपके पास, सीएनएस में आपके पास एक तो होता है सेरेब्रल और एक होती है आपके पास स्पाइनल कोड, ठीक है। तो सेरेब्रल और स्पाइनल कोड में होने वाली जो पॉइजनिंग होती है वो आप पढ़ेंगे न्यूरोटॉक्सिन पॉइजनिंग में। और ये पॉइजन क्या करेगा, आपको डिलीरियम, है ना, क्या करेगा, डिलीरियम, जो आपको मोह मूर्छा इन सब चीजों में डालने का काम करता है, दैट इज न्यूरोटॉक्सिन पॉइजनिंग, ठीक है। या फिर बहुत सारे पॉइजनिंग क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, जैसे पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको जो है डेथ पर ही जाना है, आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स जो पॉइजनस हो वो वाली भी होती है। जैसे कि इसमें होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिलीरियम कॉज करता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको नींद लाने का काम करेगा, दैट इज न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन। कार्डियोटॉक्सिन पॉइजन क्या होता है कि कार्डियोटॉक्सिन पॉइजनिंग वो पॉइजनिंग होता है जो हार्मफुल इफेक्ट डालता है आपके दिल पर। किस पे इफेक्ट डालेगा बच्चा पार्टी, आपके दिल पर जो हार्मफुल इफेक्ट डालता है, दैट इज कार्डियोटॉक्सिन पॉइजन। अब आता है एस्फिक्सियल पॉइजनिंग। एस्फिक्सियल पॉइजन में सबके सब क्या लगाते हुए, एक मार्क लगाते हुए, स्टार्क मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं बात करती हूँ एस्फिक्सियल पॉइजनिंग की, तो यहाँ पर अपन जो है सेकंड जो नंबर की स्लाइड है उसको लेके आते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड नंबर की स्लाइड आती हुई, थोड़ा शगुन, मतलब शगुन तो होना ही है ना बच्चा बड़ी, क्या होना है, शगुन तो होना ही है। तो इसको वापस थोड़ा एडजस्ट करते हैं, उसके बाद जो है सेकंड नंबर की स्लाइड हम लेके आते हैं।
ओके, सो सेकंड नंबर की स्लाइड पे आते हैं, हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर एस्फिक्सियल पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ एस्फिक्सियल पॉइजनिंग की, तो देखो एस्फिक्सिया का क्या मतलब होता है। एस्फिक्सिया का सिंपली मतलब होता है कि जो ये आपका नेक वाला एरिया होता है ना, नेक है आपकी, ठीक है, तो ये जो गर्दन है इस पे जा रही है ट्रेकिया, क्या जाती है, ट्रेकिया जाती है। तो उस ट्रेकिया में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन आपके कहाँ पर नहीं पहुंचे, आपके लंग्स पर नहीं पहुंचे, दैट इज अ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एस्फिक्सिया वाला पॉइंट। मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अब वो कैसे भी नहीं मिले, चाहे वो एनवायरनमेंट में ही ऑक्सीजन ना हो, हमारा शरीर केपेबल ना हो ऑक्सीजन लेने के लिए, या कोई किसी तरीके का फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, दैट इज एस्फिक्सिया। तो उसकी जो पॉइजनिंग होती है उसे बोला जाता है एस्फिक्सियल पॉइजनिंग, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा सिगड़ी। क्या देखा होगा, सिगड़ी की, जो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या होते हैं, रात में सिगड़ी चला के सो जाते हैं, उसकी वजह से हो जाती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से कार्बन मोनो या कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एस्फिक्सियल पॉइजनिंग। तो यहाँ पर आपको जो है ओवरऑल थीम समझ में आई कि क्या है क्या नहीं है। अब अपन वापस आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम पढ़ेंगे कि इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कोरोसिव पॉइजन के बारे में। तो कोरोसिव पॉइजनिंग को देखते हैं, ठीक है बच्चा बेटी, ऐसे ही क्या बनेंगे, यहाँ पर नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो कोरोसिव पॉइजनिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन करेगा और बर्निंग सेंसेशन करने का काम करता है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले अपन इसके दो क्लासिफिकेशनों को देखेंगे, यानी कि इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, और फिर उसके बाद हम इसके मोड ऑफ एक्शन पे जाएंगे। तो इसके दो क्लासिफिकेशन कौन कौन से, एक होता है एसिड, एक होता है एल्कली। बर्निंग सेंसेशन दे रहा है, दो तरीके की फॉर्मेट होता है, एक होता है एसिड, एक होता है एल्कलाई पोर्शन। तो यहाँ पर होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज होता है। तो यहाँ पे याद रख लो आप, क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और आपके पास में हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पोर्शन होता है हमारे पास, तो उसके एक दो एग्जांपल याद रख लेते हैं, है ना। क्या याद रख लेते हैं, यहाँ पर एक दो एग्जांपल याद रख लेते हैं। तो अब एसिड्स में भी कौन कौन से एसिड्स होते हैं, एसिड्स में भी होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स होता है ना। एक तो क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, एक हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स हो जाता है। और एक होता है मेटेलिक साल्ट्स। क्या हो जाता है, एक होता है मेटेलिक साल्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर, ठीक है। तो तुम्हें ऑर्गेनिक एसिड्स को कैसे याद रखोगे, देखो ऑर्गेनिक एसिड्स को याद रखोगे तुम ओए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओए, क्या हो जाएगा ओए, मतलब ए फॉर ऑक्जेलिक एसिड एंड ए फॉर एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, ए फॉर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये वही वाला है, ठीक है, और ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ओ फॉर ऑक्जेलिक एसिड एंड ए फॉर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। क्या आ जाएगा, इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स को कैसे याद रखना है, देखो इनऑर्गेनिक एसिड्स की ट्रिक है सिन। क्या है, सिन। इनऑर्गेनिक एसिड की ट्रिक क्या है, सिन। एस स्टैंड फॉर हो जाएगा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, एस स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। एन स्टैंड फॉर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड्स, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड्स हो जाएगा, ठीक है। और एक एसिड जो आपको याद ही रहेगा वो इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आता है, दैट इज HCl। वो तो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर समझ आया, स्ट्रॉन्ग एसिड इज, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके तीन टाइप्स बोले, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मेटेलिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में अपन ने याद करा ओ ए, यानी कि ओ फॉर ऑक्जेलिक एसिड और ए फॉर एसिटिक एसिड। इनऑर्गेनिक में याद करिए अपन ने ट्रिक से, दैट इज सिन। सिन मतलब, सिन स्टैंड फॉर, एस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, एन फॉर नाइट्रिक एसिड। अब आ जाता है मेटेलिक साल्ट्स के ऊपर। अब मेटेलिक साल्ट्स में आ जाती है मेटल्स। तो आपको क्या मेटल्स के नाम नहीं याद है, मेटल्स में सबसे पहले देखो आपको कैसे याद रखना है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो जाएगा। देन उसके बाद में आ जाएगा फेरिक एसिड्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड यानी कि दो हो जाते हैं आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स में, ठीक है। अगर किसी को ये जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, अपने पास पीडीएफ है, अपने पास पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी सिंपली कॉन्सेप्ट पे समझने को फोकस करो कि कोरोसिव पॉइजन जो होता है जलाने का काम करता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, दो पोर्शन है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के तीन टाइप इन्होंने बोल दिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मेटेलिक। ऑर्गेनिक में अपन ने याद कर लिया, इनऑर्गेनिक अपन ने याद कर लिया, मेटेलिक में मैंने तुम्हें अभी याद करवाया, दो मेटल याद रख लो, एक फेरस को और एक मरकरी को। क्या याद रखना है, एक फेरस को एक मरकरी को, ठीक है। तुम्हें ट्रिक भी दे देती हूँ जो तुम्हें अच्छे से याद होगी, दैट इज MF, ठीक है। तो M स्टैंड फॉर मर्क्यूरिक एसिड एंड F स्टैंड फॉर फेरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपने पास में स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एल्कलाई में क्या याद रखेंगे, देखो
सबसे पहले तो सबको याद है कास्टिक सोडा, है ना, सबको याद है इसके बारे में, ठीक है, नीट में इतना तो पढ़ के हुए आए हुए हैं तुम लोग, ठीक है, तो कास्टिक सोडा हो जाएगा, ठीक है। कास्टिक सोडा से अपन यहाँ पर कास्टिक पोटेश याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे, कास्टिक पोटेश याद रख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में आप क्या याद रखते हो, उसके बाद में आप पोटेश से ही याद रख लोगे पोटेशियम, और पोटेशियम से याद रख लोगे अमोनियम। तो अमोनियम और पोटेशियम दो पॉइंट तुमको याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास अमोनियम और एक हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा, अमोनियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आया अपन ने क्या पढ़ा, ठीक है। क्या है, अगर देखो तुम्हें लिखना है, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो जो है एज ए मैं जिस फॉर्मेट में पढ़ाती हूँ उस फॉर्मेट में बिल्कुल टिपिकली अच्छे से लिखना जो होता है, इतना जो है कंफर्टेबल नहीं हो पाता, तो जो मैं बोलूँ उसको लिख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, ठीक है। एक बार वो रिपीट कर देते, कोरोसिव पॉइजनिंग हमने कंप्लीट कर ली। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई थे, स्ट्रॉन्ग एसिड के 3 पार्ट थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेटेलिक। और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन में हमने याद करी थी कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटेश, पोटेश से ही पोटेशियम और अमोनियम याद रख लेंगे, ठीक है। तो ट्रिक थी सिन, MF एंड OA, ठीक है। तो कोरोसिव पॉइजन हो जाएगा। अब कोरोसिव पॉइजन के बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम पढ़ेंगे इरिटेंट पॉइजन के बारे में। अब इरिटेंट पॉइजन क्या होंगे, जो इरिटेंट पॉइजनिंग होंगे वो इरिटेशन कोज करने का काम करते हैं। अब इरिटेशन का मतलब क्या होता है कि इरिटेशन का मतलब है वो आपके शरीर में क्या करेंगे, परेशानी पैदा करेंगे, और जब वो आपके शरीर में परेशानी पैदा करेंगे तो आपका शरीर चाहेगा टू एक्सपेल आउट दिस इरिटेंट, है ना, टू एक्सपेल आउट दिस इरिटेंट। तो कैसे एक्सपेल आउट करेंगे, वो आपको वोमिटिंग करवा देगा, यानी कि आपकी बॉडी में क्या होगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा। और जब नोजिया और वोमिटिंग वाली सिचुएशन होती है तो क्या खाना खाने का मन करता, नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अरुचि वाली स्टेट भी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लिनिकल एप्लीकेशन लेते हुए देन इरिटेंट पॉइजन के ऊपर आए। तो इरिटेंट पॉइजन क्या होंगे, इरिटेशन कोज करेंगे। इरिटेशन कहाँ कोज करेंगे, GIT में कोज करेंगे। तो GIT में इरिटेशन ये कोज करते हैं, और इसके होते हैं 3 टाइप्स। कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। इनऑर्गेनिक हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा, और हो जाता है मैकेनिकल। क्या होता है, मैकेनिकल होता है। सेम पोर्शन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर उन्होंने बोला है ऑर्गेनिक पॉइजनिंग, ठीक है। तो उन्होंने ऑर्गेनिक जो पॉइजनिंग है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते, दैट इज वन इज वेजिटेबल पॉइजनिंग एंड सेकंड इज एनिमल पॉइजनिंग, ठीक है। अब वेजिटेबल पॉइजनिंग के बारे में मुझे बताने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं मैम, आपने पढ़ाया है हमको, वत्सनाभ हमने पढ़ा था, हमने भल्ला तक पढ़ा था, वो पॉइजन का काम करता है, ठीक है। हमने एरेंड पढ़ा था, हमने एरेंड में भी बात करी थी कि ये एक तरीका क्या होता है, पॉइजन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 1-2 और आप याद रख सकते हो तो गूंजा याद रख लेना, क्योंकि गूंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। गूंजा जो है आप काफी टाइम तक सुनोगे तो गूंजा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। और एनिमल पॉइजनिंग में तो तुम लोग बड़े अच्छे ही फैन हो स्पाइडरमैन, एवेंजर्स वगैरह के, तो तुम्हें तो पता ही होगा ना, स्नेक हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, है ना, बीज, स्कॉर्पियन, ये सारी चीजें हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, आपका वेनम में आता है, यानी कि पॉइजनिंग में आता है। तो एनिमल पॉइजनिंग में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, देखो स्नेक हो जाएगा, हो गया स्नेक, स्पाइडर हो जाएगा, हो गया स्पाइडर, स्कॉर्पियो हो जाएगा, स्कॉर्पियो हो गया, और एक छोटी सी हमारी प्यारी सी बीज को भी याद रख लेते हैं ना, बी लाइक ए बी, है ना, माइंड योर ओन बिजनेस वाला सीन, ठीक है, बी हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में इनऑर्गेनिक पॉइजनिंग। और इनऑर्गेनिक पॉइजनिंग में आ जाती है 2 तरीके की पॉइजनिंग, दैट इज मेटेलिक पॉइजनिंग और नॉन मेटेलिक पॉइजनिंग। क्या हो जाएगा, मेटेलिक पॉइजनिंग और नॉन मेटेलिक पॉइजनिंग, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर तुम्हें 4 मेटल बताऊंगी, वो 4 मेटल तुम्हें लास्ट तक याद रखनी है, यानी कि जब तक हम उस चैप्टर पे नहीं पहुंच जाते, जिस चैप्टर में हम इसको बिल्कुल ऐसा खोल के पढ़ेंगे, तब तक तुम्हें याद रखनी है। दैट इज वन इज मर्क्यूरी, सेकेंड इज लीड, थर्ड इज कॉपर एंड द लास्ट वन इज आर्सेनिक। क्या हो जाएगा, कैसे याद रखने हैं, देखो आर्सेनिक हो जाएगा, लीड, कॉपर और मर्क्यूरी याद रखनी है। आर्सेनिक, लीड, कॉपर और मर्क्यूरी याद रखनी है। अब आता है नॉन मेटेलिक। अब नॉन मेटेलिक की बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक का की ट्रिक क्या हो जाएगी, नॉन मेटेलिक की ट्रिक है कि जो गर्ल्स हमेशा मांगती रहती है, कैन यू क्लिक वन पिक्चर फॉर मी, है ना, तो कैन यू क्लिक वन पिक्चर फॉर मी, तो दैट इज पिक, यानी कि क्या हो जाएगी, पिक हो जाएगी। तो पिक में P स्टैंड फॉर हो जाएगा फास्फोरस, I स्टैंड फॉर हो जाएगा आयोडीन, एंड C स्टैंड फॉर हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। और इसी क्लोरीन से हम याद रख लेंगे CCl4। क्या याद रख लेंगे, CCl4। तो समझ आया क्या बोला मैंने। देखो इरिटेंट पॉइजनिंग में 2 हो जाएगा, एक होता है हमारे पास मेकेलिक, एक हो जाएगा हमारे पास मेटेलिक, एक हो जाएगा नॉन मेटेलिक। जो मेटेलिक पॉइजनिंग होती है उसमें आता है आपके पास में सबसे पहले क्या आ जाएगा, मेटेलिक पॉइजनिंग में आता है आपके पास आर्सेनिक, लीड, कॉपर और मर्क्यूरी, जो आपको लास्ट तक याद रखनी है। और नॉन मेटेलिक में आता है आपके पास क्या, पिक, पिक स्टैंड फॉर, P स्टैंड फॉर आ जाएगा आपके पास क्या, P स्टैंड फॉर आ जाएगा आपके पास में फास्फोरस, आयोडीन एंड
क्लोरीन, और C स्टैंड फॉर CCl4, ठीक है। अब एक आता है लास्ट में मैकेनिकल। अब मैकेनिकल का क्या बोलना चाह रहा है ये, क्योंकि इरिटेशन कोज कर रहा है, ठीक है। तो इरिटेशन कौन कौन कोज करता है, मान लो आपके जो है या तो जो है आपने जो है इनहेल कर लिए हैं कुछ ऐसी चीजों को जो इरिटेंट, जैसे कि बहुत सारी जगह पे कांच का काम चल रहा होता है ना, कांच की कटिंग चल रही होती है, तो अगर आप पाउडर ग्लास जो है वो इनहेल कर लेते हो तो आपकी क्या होता है, नेजल कैविटी से होता हुआ कहाँ चले जाएगा, आपके जो है मतलब रेस्पायरेशन में चला जाएगा, तो वो चुभेगा, तो दर्द होगा, पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, सेम सिचुएशन। तो दैट इज इरिटेंट, वो भी क्या है, एक तरीके की इरिटेंट पॉइजनिंग में ही आता है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले अपन याद रख लेते हैं पाउडर ग्लास, ठीक है। और आप एग्जांपल सोचो क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है, जैसे डायमंड डस्ट हो सकती है ना, डायमंड डस्ट हो सकती है, या फिर चॉप्ड हेयर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, चॉप्ड हेयर हो सकते हैं ना, छोटे छोटे से जो हेयर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके नोज के थ्रू इंटरनली जा सकते हैं। तो यहाँ पर इरिटेंट पॉइजनिंग वाला समाप्त हुआ। अब इरिटेंट पॉइजनिंग के बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोटॉक्सिन पॉइजनिंग। और उससे पहले एक बार हम जो है कहाँ से देख लेते हैं, स्लाइड से भी देख लेते हैं, ताकि थोड़ा वहाँ का भी क्या हो कवर अप होता है, ठीक है। तो वही था कोरोसिव और इरिटेंट, न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन और एस्फिजियल। कोरोसिव में अपन ने बात करी थी, दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के कौन कौन से थे बच्चा पार्टी, दैट इज वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सेकंड इज स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इरिटेंट पॉइजनिंग की बात करते तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल था। और न्यूरोटॉक्सिन्स पे अपन बारे जिसमें अपन पढ़ रहे हैं सेरेब्रल के बारे में, देन पढ़ेंगे स्पाइनल, देन पढ़ेंगे पेरीफेरल के बारे में। तो आ जाइए वापस ब्लैंक स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स पॉइजन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, क्या होते हैं, जो आपके किसके साथ खेलेंगे, आपके दिमाग के साथ खेलेंगे। और दिमाग के साथ खेल के क्या क्या कर सकते हैं, वो दिमाग के साथ खेल के क्या कर सकते हैं, आपको नींद ला सकते हैं, या तो है ना, आपको ऐसी कंडीशन में डाल देंगे कि आप कुछ करने लायक ही नहीं बचोगे, है ना। तो क्या कर सकते हैं, आपको नींद में ला सकते हैं, है ना। या फिर क्या करते हैं, आपको अनकॉन्शियस स्टेट में ले जा सकते हैं, दैट इज आपको क्या कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि सामने वाले की सच्चाई निकालनी है, तो मूवीज में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो है शराब पिला देते हैं सामने वाले को, है ना, ताकि वो अपनी क्या सच्चाई बोल दे। तो दैट इज की मादक प्रभाव भी डाल सकते हैं आपके ऊपर। तो दूसरा अपन याद रख लेते हैं कि हाँ यार ये क्या कर सकते हैं, आपको मादक प्रभाव दे सकते हैं। और तीसरा कर सकते हैं कि आपको डिलीरियम में डाल दे, है ना, क्या कर दे, आपको डिलीरियम में डाल दे, क्या कर दे बेटा, आपको डिलीरियम में डाल दे, तो ये हो सकता है। तो अपन इसी के एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, जो नींद लाने वाली ड्रग है जो अपन ने अभी तक पढ़ ली है, एक ही ड्रग पढ़ी, दैट इज अफीम पेपेवर सोमनीफेरम। तो यहाँ पर उसका नाम भी यही है, सोमनीफेरस पॉइजनिंग। क्या हो जाएगा, सोमनीफेरस पॉइजनिंग। तो सोमनीफेरस पॉइजनिंग हो जाएगी नंबर 1। एंड सेकंड हो जाएगा मादक, और मादक को ही इंग्लिश में बोला जाता है इनेब्रिएंट। क्या बोला जाता है, इनेब्रिएंट। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, इनेब्रिएंट बोला जाता है, तो इनेब्रिएंट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा डिलीरियम। अगर डिलीरियम की बात करते तो डिलीरियम से ही याद रखेंगे डिलीरियंट पॉइजन। क्या हो जाएगा, डिलीरियंट पॉइजन हो जाएगा, ठीक है। ये लो डिलीरियंट पॉइजन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ किसकी, सोमनीफेरस पॉइजन की। तो सोमनीफेरस पॉइजन में अफीम पढ़ाया था, अफीम के अल्कोलॉइड्स पढ़ाए थे, अभी के अभी बोलो क्या थे, बोलो बोलो, हाँ बोलो क्या थे, हाँ यस यस बच्चा पार्टी, यही सही बोला बिल्कुल तुमने, ओपियम था, और क्या था, हाँ मोर्फिन, हाँ मोर्फिन। और बहुत सारे तुम्हारे अंदर की सेल्स चिल्ला चिल्ला के बोल भी रही होगी मैम कोडीन, कोडीन भी था, बट कोडीन जो है वो इसमें नहीं आएगा, ये एक्सेप्शनल है। जो कोडीन वाला पोर्शन होता है वो आप कहीं और पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो है अपने अंदर की सेल्स को शांत करें, ओपियम और मोर्फिन याद रखें, और ओपियम से ही ओपियम एल्कोलॉइड्स याद रख लें। क्या याद रख ले, ओपियम एल्कोलॉइड्स याद रख ले। तो तीन तुमको याद रखने हैं, वन इज ओपियम, मोर्फिन एंड ओपियम एल्कोलॉइड्स। फिर आ जाएगा इनेब्रिएंट, मतलब क्या होता है, मादक। मादक के लिए सबसे पहले हम किसको याद रखेंगे, एल्कोहल। किसको याद रखेंगे, एल्कोहल। और द वेरी फेमस क्लोरोफॉर्म, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। एंड क्या हो जाएगा, इसके अलावा देखो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट रेयरली और स्टार मार्क वाला पोर्शन है विनेगर, ठीक है। लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, बट ये भी क्या है, एक प्रकार का इनेब्रिएंट पॉइजन होता है, तो याद रखना है विनेगर। विनेगर इज ए इनेब्रिएंट पॉइजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डिलीरियंट पॉइजन की। तो डिलीरियंट पॉइजन कौन करेगा, सुना है, कोकीन, है ना। क्या सुना है बच्चा, कोकीन सुना है, तो कोकीन हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा क्या हो जाएगा, कैनाबीन सटाइवा, सुना, तो कैनाबीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैनाबीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सुना, इसके अलावा अगर कोई लोग, जैसे मैं आई एम ए फैन ऑफ CID एंड अदालत वाला जो सीन होता है उसकी, तो वहां पर जब आप देखते हो ना तो वहां पता लगता है, वहां पर एक एपिसोड था दैट जो किस पे था, धतूरा की पोजनिंग पे था, तो वो हो जाएगा धतूरा। धतूरा भी क्या हो जाएगा, डिलीरियम, डिलीरियम लाने का काम करता है। एंड
उसके अलावा हो जाएगा बेलेडोना। क्या हो जाएगा? बेलेडोना। देखो तुम्हें ये याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसके नाम ही बहुत अच्छे से है। और एक होता है जो आपको बिल्कुल याद नहीं रहना, जैसे दैट इज खुरासानी अजवाइन। क्या हो जाएगी? खुरासानी अजवाइन, नाम ही ऐसा है तो कर्म भी वैसे ही होंगे, तो क्या हो जाएगी? खुरासानी अजवाइन। क्या हो जाएगी? खुरासानी अजवाइन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो आ गया ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड पे आ गया जी समझ में। अब आते हैं न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन के बाद आ जाते हैं अपन हमारे कौन से पॉइजन के ऊपर? सेकंड पॉइजन के ऊपर। तो न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन में जो ये हम पढ़ रहे थे दैट इज सिड। सिड इज पार्ट ऑफ सेरेब्रल पॉइजनिंग। तो यहाँ पर हमने हमारी सेरेब्रल पॉइजनिंग को कर लिया है कंप्लीट। समझ आया? न्यूरोटॉक्सिन पॉइजनिंग में सेरेब्रल पॉइजनिंग को कर लिया है कंप्लीट। अब जो सेकंड पॉइजनिंग है उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो कलर चेंज में हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्पाइनल पॉइजनिंग के बारे में। किस पे पढ़ेंगे बच्चा पार्टी? स्पाइनल पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब स्पाइनल पॉइजनिंग में क्या होता है? स्पाइनल पॉइजनिंग में आता है आपके पास में दो पोर्शन। एक होगा जो आपको बिल्कुल एक्साइटेड कर देगा, है ना बच्चों? क्या कर देगा? एक्साइटेड कर देगा। दैट इज एक्साइटेटोरी स्पाइनल पॉइजनिंग। क्या हो जाएगा? एक्साइटेटोरी स्पाइनल पॉइजनिंग हो जाएगा। एंड द सेकंड वन इज डिप्रेसेंट पॉइजनिंग। क्या हो जाएगी? डिप्रेसेंट स्पाइनल पॉइजनिंग हो जाएगी। तो देखो जो बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है ना आपको, वो क्या है? वो दैट इज कुचला। वो क्या हो जाएगा आपके पास? आपका कुचला हो जाएगा। और जो सेकंड है जो आपको बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? डिप्रेसेंट कर रहा है। तो आप ऐसे नहीं बोलते कि तेरे अंदर अक्ल नहीं है, कि तू बिल्कुल ही गेला है, पागल है, नल्ला है ना, बिग बॉस वाली लैंग्वेज तो होता है। तो वो वाली लैंग्वेज से आप लगा सकते हो कि डिप्रेसेंट पॉइजनिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा गैलीसियम। क्या हो जाएगा? डिप्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास गैल्सीमियम। ठीक है, गैल्सीमियम। ठीक है, तो याद हुआ, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर आपके पास आ जाता है टाइप सी, जो कि सेरेब्रल पॉइजनिंग में आपने पढ़ा था, दैट इज पेरीफेरल। तो जो पेरीफेरल वाला पोर्शन है ना, इस पेरीफेरल पोर्शन को थोड़ा हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पेरीफेरल वाला जो होता है इसमें कुछ टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो पेरीफेरल पॉइजनिंग की बात करते हो तो पेरीफेरल पॉइजनिंग के दो ही टाइप है। मजाक कर रही हूँ, डरा रही थी तुम लोगों को। देखो पेरीफेरल पॉइजनिंग क्या होता है? पेरीफेरल पॉइजनिंग को तुम्हें याद रखना है कुरकुरों से। कैसे याद रखना है? कुरकुरों से, है ना? कुरकुरे खाते हो तुम लोग, तो उसी कुरकुरों से तुम्हें याद रखना है। दैट इज कुरेरा एंड कोनियम। कुरेरा और कोनियम। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं कट करती हुई यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कुरेरा एंड कोनियम। ठीक है, कैसे याद रखना है? कुरकुरों से याद रखना है, कुरेरा एंड कोनियम। तो वापस आ जाते हैं हम हमारे पॉइजनिंग के ऊपर। तो हमने सेरेब्रल पॉइजनिंग कंप्लीट कर ली है। सेरेब्रल पॉइजनिंग के तीन टाइप थे, दैट स्टैंड फॉर सिड, सेमिनिफेरस हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा और डेलीरियम हो जाएगा। ठीक है, स्पाइनल पॉइजनिंग में हमने पढ़ लिया था कि जो स्पाइनल पॉइजनिंग है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि इसके भी दो टाइप है, एक्साइटेटरी और एक डिप्रेसेंट था। और पेरीफेरल पॉइजनिंग को हमने याद करा था कुरकुरों से। कैसे याद करा था? कुरकुरों से। अब दो बचे, एक आता है कार्डियोटॉक्सिन पॉइजनिंग और एक आती है एस्फिक्सिएंट पॉइजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे थोड़े इनके ऊपर, ताकि हम इसको भी समझ पाए। तो देखो यहाँ पर लिख रहा है मॉडर्न टॉक्सोनोमी, यानी कि डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोसिव और इरिटेंट पॉइजनिंग। तो हमने यही बात करी थी कोरोसिव पॉइजनिंग की। क्या करता है? ये देखो ये लिख रहा है इन्फ्लामेशन, बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, अल्सरेशन और वुंड्स करने का काम करता है। जो हमने पढ़ा वही क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। दो टाइप्स थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाई था। ठीक है, देखो हो गया यहाँ पे। यहाँ पर इनऑर्गेनिक में था H2SO4 है और क्या हो जाएगा? HNO3 है। तो इनऑर्गेनिक मतलब क्या था? इनऑर्गेनिक की ट्रिक क्या थी? इनऑर्गेनिक की ट्रिक थी क्या थी? हमारे पास सिन थी। क्या थी? सिन थी। तो ये सिन क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड्स हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड्स हो जाएगा। फिर आ जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, तो हो जाएगा यहाँ पे OA। तो OA में O स्टैंड फॉर ऑक्जेलिक एसिड, N स्टैंड फॉर एसिटिक एसिड। मेटेलिकल सॉल्ट्स की बात करते हो तो मेटेलिकल सॉल्ट्स में क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी क्लोराइड और फेरिक एसिड, जो अपन ने याद करा था, खत्म। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलाई की। तो देखो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई में क्या था? वही देखो, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटेश। पोटेश से ही तुम्हें याद रखना है पोटेशियम, और याद रखना है क्या? याद रखना है और याद रखना है अमोनियम। क्या याद रखना है? अमोनियम। उसके बाद आ जाएगा इरिटेंट पॉइजनिंग। तो इरिटेंट पॉइजनिंग क्या थी? जो इरिटेशन करे, जो रेडनेस लाए, जो पेन करे, जो इरिटेट करे, जो क्या करे? इरिटेट करे। और अगर ये करेगा इरिटेशन तो ये क्या लाएगा आपके शरीर में? वॉमिटिंग। या तो ऊपर से बाहर निकालो या नीचे से बाहर निकालो ना, या तो डायरिया के थ्रू बाहर निकालना या फिर वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकालना, और दर्द तो होगा ही होगा। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मैकेनिकल तीन इसके टाइप थे। ऑर्गेनिक में अपन ने बात करी थी कि दो टाइप से, वेजिटेबल और एनिमल। तो वेजिटेबल पॉइजनिंग में क्या थी? क्या याद करा था? वत्सनाप था, भल्लातक था, एरंड था और गूंजा। और इनऑर्गेनिक में अपन ने क्या बात करी थी कि इनऑर्गेनिक जो पॉइजनिंग है, उस इनऑर्गेनिक पॉइजनिंग में इन्होंने दो टाइप बोले थे, दैट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। और मेटल में क्या याद करा था मैंने? क्या बोला था कि आपको चार जो है वो तो हमेशा याद रखने हैं, दैट इज आर्सेनिक, लीड, कॉपर एंड मर्क्यूरी। और नॉन
जो मेटेलिक पोर्शन था उसमें आपने कैसे याद करा था, उसमें आपने याद करा था पिक स्टैंड फॉर, P4 आ जाएगा आपके पास में क्या था, P स्टैंड फॉर था फॉस्फोरस, आयोडीन, एन था क्लोरीन, और क्लोरीन से याद रखना है CCl4। देन उसके बाद में मैकेनिकल था, तो मैकेनिकल में क्या था, वही पाउडर डस्ट, चॉप्ड हेयर और डायमंड डस्ट आएगी। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन के ऊपर, जो हम वहां पर पढ़ चुके हैं। दैट इज सोमनिफेरस, दैट इज इनएब्रियंट एंड दिस इज डेलीरियंट। डेलीरियंट का एग्जाम्पल क्या पढ़ा था अपने, धतूरा, कैनबीन्स, कोकीन, बेलेडोना। और इसका इनिब्रियंट का एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, ईथर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल। और सोमनिफेरस का ओपियम और मॉर्फिन था। स्पाइनल की बात करेंगे तो स्पाइनल में क्या था, वही देखो एक्साइटेटरी और डिप्रेसेंट था। ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रेकनाइन, ये जो है बोटेनिकल नेम है कुचला का, ठीक है। देन उसमें देखो ये रहा जलसीमियम, ठीक है, क्या हो जाएगा, जलसीमियम हो जाएगा। पेरिफेरल नर्व्स की बात करते तो कैसे याद रखना है, कुरकुरा यानी कि कुरेरा एंड कोनियम, ठीक है, कुरेरा और कोनियम। उसके बाद आ जाता है कार्डियोटॉक्सिन पॉइजन के ऊपर। तो देखो कार्डियोटॉक्सिन पॉइजन को आपको ब्लैंक स्लाइड में समझने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली ऐसे पॉइजन होते हैं जो आपके सीधे दिल पे इफेक्ट करते हैं। बच्चों किस पे इफेक्ट करेंगे, आपके दिल पे इफेक्ट करेंगे। तो जो दिल होता है उससे क्या जुड़ी हुई होती है, एक नोड जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी हुई होती है, एक नोड जुड़ी हुई होती है ना, नोड जुड़ी हुई होती है ना आपकी, एक बंधन जुड़ा हुआ होता है, दिल से जुड़ा हुआ होता है। तो एन स्टैंड फॉर आ जाएगा आपके पास में क्या, निकोटीन। ओ स्टैंड फॉर आ जाएगा ओलिएंडर, और डी स्टैंड फॉर हो जाएगा डिजिटेलिस। एंड एकोनाइट जो है वो तो आपको क्या रखना है, याद ही रखना है, क्योंकि कार्डियोटॉक्सिन पॉइजन के बारे में आपने डीजी में भी पढ़ा था। उसके बाद आ जाएगा एस्फिक्सिएंट पॉइजनिंग के बारे में, जो कि बहुत सिंपल है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन H2S एंड साइनाइड। क्या हो जाएगा, H2S एंड साइनाइड यानी कि सल्फ्यूरिक और साइनाइड की क्या हो जाएगी, पॉइजनिंग हो जाएगी। तो एस्पिजल हो गया। अब देखो एक क्लासिफिकेशन और है जो कि अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज द मिसेलेनियस क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा, मिसेलेनियस क्लासिफिकेशन आ जाता है। और इस क्लासिफिकेशन को जो है हमें ब्लैंक स्लाइड पर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारी ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। तो मिसेलेनस जो होता है, इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे आप केमिकली, ड्रग की वजह से या फिर किसी अदर चीजों की वजह से। तो उन्होंने इसको कंबाइंडली जो है क्लासिफाइड कर लिया है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख लेते हैं मिसेलेनस क्लासिफिकेशन। अब मिसेलेनस क्लासिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला उन्होंने बोला गया है एग्रोकेमिकल। क्या बोला गया है, एग्रोकेमिकल। अब एग्रोकेमिकल का क्या मतलब है, जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं, तो खेती करते टाइम पे वो इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स ये सब डालते हैं किसके अंदर, उनकी फसलों के अंदर। तो जब वो उनकी नाक के थ्रू अपने खुद के शरीर में जाएंगे तो टॉक्सिसिटी इफेक्ट देंगे नहीं देंगे। तो सिंपली दैट इज एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल यानी कि एग्रीकल्चर प्लस केमिकल, समझ आया। उसके बाद आ जाएगा डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दूंगी मैं तेरे ऊपर। दैट इज जहां पर डोमेस्टिक हो, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट, ये वाले जो एरियाज होते हैं इनमें। ड्रग एडिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ड्रग का एडिक्शन हो जाता है, तो किस किस का होगा, बार्बिचुरेट्स, कैनबीस, टोबैको, अल्कोहल, है ना, ये वाली चीजों का हो जाएगा। बिल्कुल कैसे, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो अल्कोहल हो जाएगा, टोबैको हो जाएगा, कैनबीस हो जाएगा, इन सब का हो जाएगा, जो कि आपको याद ही है। फिर आता है आपके पास में एक फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी होती है ना, क्या होती है, फूड पॉइजनिंग भी होती है। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वो जो खाना है वो बिल्कुल क्या है, बैक्टीरियल कंटामिनेटेड है। तो कंटामिनेटेड फूड से होने वाली पॉइजनिंग दैट इज फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास आपका सिस्टमेटिक पॉइजनिंग। सिस्टमेटिक पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक पॉइजनिंग में आती है दो पॉइजनिंग। नंबर 1 इज नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजनिंग और नंबर 2 इज हेपेटोटॉक्सिक पॉइजनिंग। ठीक है, हेपेटोटॉक्सिक मतलब जो लीवर में होने वाली पॉइजनिंग है, और नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजनिंग इज जो नेफ्राइटिस यानी कि नेफ्रॉन्स में होने वाली पॉइजनिंग है। तो जो नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजनिंग होती है उसका कॉज होता है मर्क्यूरी। क्या होता है उसका कॉज, मर्क्यूरी होता है। ये क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि नेफ्रोटॉक्सिस का क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, एम, एन के पहले क्या आता है, एन के पहले आता है एम, दैट इज मर्क्यूरी। फिर आता है हेपेटोप्रोटेक्टिव यानी कि हेपेटोटॉक्सिक पॉइजनिंग ना, तो हेपेटोप्रोटेक्टिव जो है उसको ये कम करेगा सिंपली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फॉस्फोरस आ जाएगा, एनर्जेसिक्स आ जाएंगे, ये सारी होती है। तो हेपेटोटॉक्सिक पॉइजनिंग में क्या आ जाएगा, एनर्जेसिक्स आ जाएंगे और फॉस्फोरस आ जाएगा। हेपेटो में पी आ रहा है, पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस, और ए स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, एनर्जेसिक्स हो जाएगा। ए स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, ए स्टैंड फॉर एनर्जेसिक्स हो जाएंगे, एंड पी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसमें दो टाइप्स और बच रहे हैं सिंपली, एक टाइप्स ऑफ बच रहा है बस, कॉन्फ्लिक्ट
वॉर। क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट वॉर हो जाएगा, यानी कि वॉर के टाइम पे जब होता है, जैसे कि एक होता है केमिकल एजेंट्स और एक होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। क्या हो जाते हैं? एक होता है केमिकल एजेंट्स और एक होता है बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब केमिकल एजेंट्स में मतलब जैसे कि नर्व गैस, क्या हो जाएगी? नर्व गैस हो जाएगी, और एंथ्रेक्स हो जाएगा किसमें? बायोलॉजिकल एजेंट्स में। तो यही क्या है? सिंपली आपका मिसेलेनस है, जिसको आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो यही रहा, एग्रोकेमिकल है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या फिर वो सब डालेंगे। कॉन्फ्लिक्ट वार में केमिकल में नर्व गैस और बायोलॉजिकल में एंथ्रेक्स आ जाएगा। फूड पॉइजनिंग में वही देखो, डोमेस्टिक ड्रग एडिक्ट, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गई। डोमेस्टिक वाला हो गया जिसमें आपने दो पढ़े थे, कौन कौन से? पेट्रोलियम और डिसइंफेक्टेंट वाला, ठीक है। ड्रग एडिक्शन वाला हो जाएगा जिसमें आप पढ़ेंगे बारबिचुरेट्स, कैनाबीन्स, टोबैको, अल्कोहल। एंड ऑर्गन स्पेसिफिक जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? नेफ्रोटॉक्सिक और हेपेटोटॉक्सिक पढ़े। नेफ्रो में एम पहले आता है इसलिए मर्क्यूरी, और हेपेटोटॉक्सिक में पी आ रहा है, पी स्टैंड फॉर फोस्फोरस, एंड ए स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? ए स्टैंड फॉर हो जाएगा एनर्जेसिक्स। तो यहाँ पर जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स वाला जो पोर्शन है वो होता है खत्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले फोरेंसिक इंटेंट के बारे में। अब बनेंगे हम रियल डॉक्टर शाहरुख के। क्या बनेंगे बच्चा पार्टी? रियल डॉक्टर शाहरुख के अब हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सामने है एक डेड बॉडी, और हमें ये पता लगाना है कि इस दिस केस है सुसाइडल और होमिसाइडल, यानी कि इसने खुद को खुद मारा है या फिर होमिसाइडल पॉइजन जो है उसकी वजह से जो है मारा है। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। ठीक है, इमेजिन करो कि ये एक शव यानी कि एक केडेवर, आप केडेवर तो नहीं पर आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये जो पर्सन है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इज दिस केस होमिसाइडल केस एंड दिस इज ए सुसाइडल केस। ठीक है, अगर मान लो कि इस पर्सन है उसको अगर किसी ने मारा है तो पॉइजन कैसा यूज करेगा? वो चीप पॉइजन ही यूज करेगा, है ना। बिल्कुल क्या हो सकता है? वो चीप होगा पॉइजन, बिल्कुल, है ना, इजीली अवेलेबल होगा। होमिसाइडल केसेस में क्या होगा? इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, बट लेकिन उसने ऐसा पॉइजन चूज करा होगा जो मेडिकल डायग्नोसिस में प्रूव ही नहीं होगा। मतलब उसके जो सिम्टम्स होंगे और उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, या फिर आफ्टर जब हम पोस्टमार्टम वगैरह कर रहे होंगे तो हमें वो पता ही नहीं लग रहा होगा। मतलब उसके कोई सिम्टोमेटिक्स नहीं होंगे, और सिम्टोमेटिक्स नहीं है इसका मतलब वो पॉइजन ऐसा था जो इजीली डाइजेस्टेबल था। क्या था? इजीली डाइजेस्टेबल था। और उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए ना। सोल्युबिलिटी क्यों ज्यादा होनी चाहिए? लेट्स अज्यूम वी आर ए सीरियल किलर, है ना, हम सीरियल किलर है, अब हमें सामने वाले को मारना है, तो हम ऐसा पॉइजन तो चूज करेंगे ना कि जब वो बर्फ है ना, आइस लेने जाए शरबत में मिलाने के लिए, तो शरबत में जब हम गोली डाले तो वो हाथ हाथ क्या हो जाए? तो हाथ हाथ क्या है? घुल जाए, वरना उसको पता लग जाएगा कि हमने इसमें कुछ डाला है। तो दैट इज सोल्यूबिलिटी। जबकि जो अगर कोई पर्सन जो है सुसाइड कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फ्लिपकार्ट पे बैठ के देखे कि यार कौन सा पॉइजन ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है कि जब 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर अगर उसको कुछ मिल जाए तो वो वहीं क्या कर लेगा? मर जाएगा। वरना तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना, माहौल चेंज हो जाएगा। फिर तो जो है आपकी जो है एक्स का मैसेज आ जाएगा कि नो आई मिस यू, यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट, है ना, तो उसकी वजह से ठीक हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुसाइडल पॉइजनिंग में वो क्या करेगा? बिल्कुल चीप और इजीली अवेलेबल को यूज करेगा, और ये सबका ध्यान नहीं देगा कि बाद में किसी को पता लगे तो लगे, तो वो नहीं है। ठीक है, और सोल्यूबिलिटी भी जो है इतनी मेंटेन उसके लिए नहीं करेगी। तो समझ आया कि क्या होगा? तो अब ये जो पर्सन है उसने होमिसाइडल था, ये सुसाइडल था, तो उसका पता लगाने के लिए अपन यहाँ पर लिखते हैं कि इसने यूज किया है एकोनाइट। क्या यूज करा है? एकोनाइट यूज करा है। और अब हम देखेंगे कि ये होमिसाइडल था या फिर क्या था? सुसाइडल था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देख लिया है कि जो एकोनाइट है वो तो क्या है? होमिसाइडल पॉइजनिंग में है। एकोनाइट तो क्या है? होमिसाइडल पॉइजनिंग में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसने क्या करी है? इसने इसको क्या करा है? किसी और ने मारा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि जो इजी और फ्री और चीप, इजी हो या तो फ्री हो या चीप अवेलेबल हो तो और अच्छा है, पर होमिसाइडल पॉइजनिंग में या तो वो चीप और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सुसाइडल पॉइजनिंग में क्या होता है कि वो देखता नहीं है, नॉट पर्टिकुलर और प्लीजेंट, मतलब वो देखता नहीं है, बट हाँ वो ये जरूर सोचता है कि उसकी जो मौत हो ना, या फिर जब वो मरे ना तो वो पेनलेस मरे, और बिल्कुल ऐसा तरीका सोचता है मरने के लिए जो बिल्कुल सबसे ज्यादा ही आसान हो, उसको दर्द ना हो जिसमें, है ना। जबकि होमिसाइडल पॉइजन में क्या हो सकता है कि वो कलरलेस हो सकता है, ऑर्डरलेस हो सकता है और टेस्टलेस हो सकता है। क्योंकि अगर आपने किसी को मारने के लिए चाय में मान लो ये दवाई मिलाई, ठीक है, उसने चाय पी, उसने बोला यार ये तो कड़वी लग रही है, ठीक है, क्योंकि दवाई है, कड़वा बनाएगा, ये तो कड़वी लग रही है, वो नहीं पिएगा, तो आपका तो प्लेन ही फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए वो टेस्टलेस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फूड और ड्रिंक्स की जो सोलिबिलिटी है वो नॉट पर्टिकुलरली इसमें नहीं करती, लेकिन होमिसाइडल पॉइजनिंग में वो हाईली प्रेजेंट होनी चाहिए उसके अंदर सोलिबिलिटी। द सेकंड थिंग सिम्टम्स एंड अ डायग्नोसिस। देखो सुसाइडल पॉइजनिंग में क्या होता है कि आपको फ्यू साइन दिखते हैं, उसका ऑनसेट फास्ट होता है और ऑब्वियस डायग्नोसिस आप कर सकते हो। ऑब्वियसली यार तुम कर ही सकते हो, वो खुद मरा है, ठीक है।
ठीक है। जबकि होमिसाइडल पॉइजनिंग में जो मारने वाला वो ये इंश्योर करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसके मरने के बाद किसी को पता नहीं लगे, तो वो ऐसे ही पॉइजन का क्या करेगा, यूज करेगा। तो इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस डिफिकल्ट हो जाएगी, नेचुरल डिजीज की जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा मरा ये हार्ट अटैक से, लेकिन मरता वो पॉइजन से, ठीक है। जैसे अदालत वगैरह अगर आप लोग देखते हो या सीआईडी वगैरह देखते हो तो उसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो लिथेलिटी होती है, यानी कि कंडीशन क्या होगी पेशेंट की, वो पेनलेस डेथ से मरेगा और इसका एंटीडोट में भी अवेलेबल हो सकता है। जबकि होमिसाइडल पॉइजन वाला क्या करता है कि पेनफुल और बिल्कुल डिफाइनेंट डेथ उसको देता है ना, बिल्कुल जन्मों जन्मों का बदला निकालता है, और रैपिड मेटाबॉलिज्म लिविंग नो रेजिड्यू, और यही इंश्योर करता है कि किसी तरीके का क्या हो, उसको बाद में कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस में निकल के नहीं आ जाए वो बाहर, और उसका कोई एंटीडोट ना हो, ऐसा ये चाहता है, ठीक है। जबकि सुसाइडल पॉइजनिंग के केसेस के एग्जांपल में आता है ओपियम, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेरस और साइनाइड आता है। जबकि होमिसाइडल पॉइजनिंग में क्या आता है, जैसे डिजिटलिस आता है, एक्नोइट आता है, आर्सेनिक आता है, ये सारे क्या होते हैं, प्लांट पॉइजन होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट पॉइजन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म हुआ आपका सुसाइडल पॉइजनिंग और होमिसाइडल पॉइजनिंग के बारे में। अब यहाँ पर जो है 2-3 पॉइजनिंग इन्होंने और दे रखी है, वो खत्म करने के बाद में जो है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, दैट इज पॉइजन पॉइजन पॉइजन। उसके बाद आएंगे टाइप्स ऑफ पॉइजन। तो एक्सीडेंटल और केटल पॉइजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखो, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग क्या बोल रहा है कि एक्सीडेंट का मतलब होता है कि किसी भी कारणवश, है ना, एक्सीडेंट की वजह से बाय द मिस्टेक अगर हार्म हो जाए आपकी बॉडी को, दैट इज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकता है। जैसे स्नेक बाइट, कॉपर सल्फेट, है ना, कोई बच्चा बैठा हुआ था एकदम से स्नेक आके उसको काट कर चला गया, या फिर कोई बच्चा उसने एकोनाइटिस डिजिटलिस की पत्तियां वगैरह खा ली, है ना, हो सकता है ना ऐसी जो ड्रग है वो, या फिर जैसे बहुत सारी गोलियां पड़ी हुई थी तो बच्चे ने उठा के खा ली, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। केटल पॉइजनिंग क्या होती है, यूज्ड टू किल डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको मारने के लिए इस पॉइजनिंग का यूज किया जाता है, दैट इज कैलेट्रोपिस, प्लम्बेगो और एब्रस प्रेक्टोरिस। क्या हो जाएगा, एब्रस प्रेक्टोरिस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये है एब्रस प्रेक्टोरिस, कैलेट्रोपिस और प्लम्बेगो, ये है बोटेनिकल नेम ऑफ ड्रग। यानी कि आपको, आपका क्या काम है, आपका ये आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ मतलब बेटे, आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि इन तीनों के हिंदी में, यानी कि इन तीनों का एक्चुअल नेम है क्या, और ये किन की बोटेनिकल नेम है, उसकी जो लिस्ट है मुझे कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ यू कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मैम आपने जो हमें होमवर्क दिया था वी आर कंप्लीटेड, ठीक है। तो आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन बाय, सबसे पहले हम जो है इलिसिट इंटेंट को देख लेते हैं। देखो बहुत सारे क्या होता है कि जब भ्रूण हत्या आपने सुनी हुई होगी कि जब फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे भी पता लग जाता है कि जो अंदर है वो बिटिया जन्म हुई है, क्या बिटिया जन्मेगी, तो वो बिटिया को मारने के लिए वो क्या करते हैं, वो अबोटिफिकेशन कर देते हैं। तो अबोटिफिकेशन में क्या करते हैं, वो एर्गोट क्विनिन और खेलाट्रोपिस को यूज करते हैं। किसको करते हैं, एर्गोट क्विनिन और खेलाट्रोपिस को क्या करते हैं, वो यूज करते हैं फॉर किल द बच्चा, बिटिया, है ना, फॉर द किल द बिटिया। क्योंकि अगर लल्ला होगा तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लल्ला तो उनका वंश बढ़ाएगा, है ना, बिटिया थोड़ी ना वंश बढ़ाएगी, उनका तो लल्ला वंश बढ़ाएगा, लल्ला ही खुद से खुद बच्चा पैदा कर लेगा। ऐसी उनकी क्या होती है, मेथोडोलॉजी होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, अबोटिफिकेशन कर देते हैं, दैट इज अबोटिफिसेंट पॉइजन। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपके पास स्टूपिफाई। स्टूपिफाइंग पॉइजन क्या होता है, स्टूपिफाइंग पॉइजन का मतलब होता है कि पर्सन को स्टूपिफाई, मतलब पर्सन को क्या करने के लिए, स्टूपिड बनाने के लिए, जो थीव्स होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ऐसे चोरी करने वाली गैंग होती है ना, गुंडे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये पॉइजन का यूज करते हैं। जैसे वो धतूरा, कैनबीस, ठीक है, क्लोरियल हाइड्रेट, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है, किसका करते हैं, इन सब का यूज करते हैं। तो आपको ये करना याद रखना है। फिर आता है लास्ट है अपने पास क्लासिफिकेशन बाय फॉर्म, यानी कि जैसे कि गैसियस पॉइजनिंग होती है, नहीं होती, सिगड़ी चला के सो गए मर गए, है ना, लिक्विड में जैसे हाइड्रोक्लोरिक, HNO3, H2, SO4 हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में आती है आपके पास मैकोनाइड, मेटेलिक और पॉइजनिंग हो जाएगी। मतलब वही हमारा जो बचपन में हम पढ़ते थे, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, मैम याद हो गया हमको, सुन लो, ये वही वाली क्लासिफिकेशन है। मतलब स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में उन्होंने क्लासिफाइड कर लिया। एग्जाम्पल तुमको याद रखनी है। तो यहाँ पर तुम्हें समझ आया कि क्या है, वन पार्ट ऑफ जो लेक्चर है वो मेरा जो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है द आयुर्वेदिक बाय पायरेट, यानी कि सुश्रुत संहिता का क्लासिफिकेशन, ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी बड़े हो जाएंगे और अभी हमें शुरुआती टाइम है, तो मैं आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना चाहती। बट आपका ये है एम कि आपको जो होता है, आज जितने भी पढ़ाए हैं, जितने भी ब्लैंक स्लाइड में चीजें पढ़ाई है, उन सबके नोट्स होने चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ताकि एंड ऑफ द टाइम आप इसको रिवाइज कर सके, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू।